आज हम संविधान का भाग 3 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। संविधान का भाग 3 है मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार, और इंग्लिश वर्ड है क्या है, फंडामेंटल राइट्स। प्रारंभ में हमारे क्या थे, 7 मूलाधिकार थे और बाद में एक निकाल दिया गया, 6 ही बचे। तो प्रारंभ में कितने थे, 7 मूलाधिकार थे। कौन कौन थे? समता का अधिकार, नंबर 1 कौन था, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के क्या है, 22 तक है। शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक। नंबर 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर के 28 तक है। संस्कृति, नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये क्या है, 29 से 30 तक। अगला है नंबर 6 संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है, 31 है। नंबर 7 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक है, अर्थात 32 से 35 तक है। इतने क्या हैं, 7 मूलाधिकार हैं हमारे। कितने मूलाधिकार हैं, 7 मूलाधिकार हैं। और सबका आर्टिकल वाइज क्या है, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल में क्या किया गया है, आर्टिकल वाइज वर्णन किया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को ध्यान दीजिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। यह संशोधन 1978 में हुआ था और इसको कहाँ रखा गया, ले जा करके 300 का में रख दिया गया, 301 में रख दिया गया, ए में रख दिया गया। अर्थात इसको क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर रख दिया गया। अब क्यों रखा गया, इसका रीजन जब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। अब मूल अधिकार के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट कुछ पढ़ते हैं, प्राचीन काल पर प्रकाश डालते हैं, उसके बाद तब हम आर्टिकल वाइज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं मूल अधिकार जो होते हैं क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे प्राकृतिक, जैसे बोलना, बोलना हो गया, बोलना क्या है, प्रकृति की ही देन है, प्राकृतिक है। सोना हो गया, ये भी, हंसना हो गया, रोना हो गया और खाना हो गया, ये सभी इत्यादि और बहुत सारे हैं जो क्या हैं, सभी प्राकृतिक हैं। और प्राकृतिक अधिकार भी क्या होते हैं, विशेष करके मूलाधिकार कहलाते हैं। और उन्हीं से जुड़े हुए जो क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, मूलाधिकार के जो हमारे नियम बने हैं इन्हीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से क्या है, लगे हुए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक अधिकार ही क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार होते हैं। अब हम इनको देखते हैं। आज तो हमारी सुरक्षा के लिए इतने सारे इंतजाम किए गए, इतने सारे आर्टिकल बनाए गए हैं, इसी के तहत हमको अधिकार मिला है। और उसकी रक्षा भी कैसे की जाएगी, कौन करेगा, ये सब अभी आगे आपको बताते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि पहले कैसे इनकी रक्षा होती थी। पहले भी राजशाही शासन था, कौन था, राजशाही शासन था, राजशाही शासन था, राजशाही शासन था। ध्यान देखिए, राजशाही शासन में इनकी रक्षा कैसे होती थी। अब देखिए, प्राकृतिक अधिकार होगा, अब हम देखते हैं अप्रतिदेय अधिकार भी इन्हें कहते हैं और नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। तो अप्रतिदेय अधिकार क्या होते हैं, अप्रतिदेय क्या होते हैं, वह अधिकार जो दिया जाता है
लेकिन वापस नहीं लिया जाता, लेकिन वापस नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है। तो अप्रतिदेय अधिकार वही अधिकार होते हैं, वह अधिकार होते हैं जो दिया तो जाता है लेकिन वापस नहीं लिया जाता। अर्थात एक बार जो भी अधिकार दे दिया जाता है, प्राकृतिक अधिकार वे होते हैं जो राजशाही शासन में था, या राजशाही शासन हो या आज की स्थिति में हो, जो एक बार जैसे हंसने का अधिकार, ठीक है, हंसने का अधिकार एक बार दे दिया गया तो दोबारा वापस नहीं लिया जाता था। ठीक है, कि ऐसा हो कि आप ही मौन रहिए, हंसिए ना। इसी प्रकार अन्य भी अधिकार हुए, अप्रतिदेय अधिकार वही होते हैं जो एक बार दे दिया जाता है लेकिन वापस नहीं लिया। अब नैसर्गिक अधिकार, इसी संदर्भ में नैसर्गिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, वे राइट्स होते हैं जिनको जरा सा ही लगता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, तुरंत उसके विरुद्ध क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं। अधिकार छीनने की आशंका होने पर, छीनने की बात छोड़ दीजिए, अधिकार छीनने की आशंका होने पर या उसका छोटा सा स्वरूप दिखने पर क्या होता है, विरोध कर दिया जाता है। अधिकार क्या होता है, या वह अधिकार होता है, ये वे अधिकार होते हैं, ये वे अधिकार होते हैं जिनके विरुद्ध तुरंत प्रतिक्रिया होती है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है। क्या होते हैं, ये वे अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जिनके, ठीक है, जिनके विरुद्ध तुरंत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, जिनके विरुद्ध, जिनका हनन होता है, हनन जैसे हमें शंका होती दिखाई देता है, तुरंत क्या होता है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगती है। आज से ही नहीं, बहुत पहले राजशाही शासन से ही था। जैसे मान लीजिए किसी राजा ने हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया, मान लीजिए उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हों, उसका राजा का पर्सनल लाइफ में हंसना क्या था, हंसने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी, उसके ऊपर ऐसी ऐसी विपदें, ऐसी ऐसी आपदाएं, उसके परिवार के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। मतलब वो राजा स्वयं ना हंसे, और नहीं हंसेगा तो क्या करेगा, पूरी अपनी जनता पर जहाँ तक उसका शासन है प्रतिबंध लगा देगा। नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ तो नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। ऐसा होने पर तुरंत क्या करती थी, जनता विरोध कर देती थी। अर्थात उसके जब भी मूल अधिकारों का हनन होता था, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों का, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता था, प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता था। जब प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता था तब जनता क्या करती थी, विरोध करती थी, जनता विरोध करती थी, जनता विरोध करती थी। अब विरोध करने का परिणाम क्या होता था, तख्ता पलट हो जाता था और नए राजा को गद्दी पर बैठाया जाता था। तो राजशाही शासन से ही ऐसा था, आज से नहीं है। उसी प्रकार अब राजशाही शासन के बाद सबसे पहले इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा के रूप में, इंग्लैंड ने क्या किया था, सबसे पहले इंग्लैंड ने कब, डेट लगभग 1215 का आसपास, 1215 के आसपास में मैग्ना कार्टा के रूप में, ध्यान दीजिए, मैग्ना कार्टा के रूप में क्या किया था, मूल अधिकारों को दिया था, मूल अधिकार को
मूलाधिकार को दिया था। इंग्लैंड ने सबसे पहले 1215 ईस्वी के आसपास या 1215 में ही क्या किया था, मैग्ना कार्टा के रूप में मूल अधिकार दिया था। उसके बाद फ्रांस ने भी पहल किए थे 1700 आसपास, फ्रांस ने भी पहल किए थे, फ्रांस ने भी 1778 के आसपास में क्या थे, फ्रांस ने भी पहल किए थे, फ्रांस ने भी पहल की थी किस रूप में, मानव के अधिकार के रूप में, मानव के अधिकार शीर्षक के रूप में, मानव के अधिकार, मानव के अधिकार शीर्षक के रूप में क्या हुआ था, उन्होंने पहल की थी। अगर दिखाई ना देता हो तो मानव के अधिकार यहाँ लिख दे रहे हैं। फ्रांस ने कहाँ पहल किया था, मानव के अधिकार के रूप में, मानव के अधिकार इस शीर्षक से पहल किया था। और इंग्लैंड ने क्या किया था, मैग्ना कार्टा के रूप में पहल किया था। उसके बाद अनेक राज्य जैसे जैसे उनका संविधान निर्माण हुआ वे क्या किए, इस पर अपना नियम बनाने लगे। तो आज के संदर्भ में देखें, मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों का सबसे बड़ा प्रहरी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन है, मूल अधिकारों का प्रहरी है, मूलाधिकारों का प्रहरी है। और इसके अलावा कौन है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जैसे हाई कोर्ट भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे बड़ा होता है। हाई कोर्ट भी होता है, ऐसा नहीं हाई कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट भी होता है, लेकिन हाई कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। उसके अलावा समाज भी होता है, रक्षक कौन, समाज भी होता है, समाज भी होता है, समाज भी होता है। जैसे समाज में कोई छोटा वर्ग या कोई अनलीगल वर्ग क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो सबसे पहले समाज ही उसका विरोध करता है, उसके विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं और पंचायत के रूप में, ग्राम पंचायत के रूप में या किसी विशिष्ट व्यक्ति की अगुवाई में उसका विरोध करते हैं और उसका अधिकार दिलाते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्या होते हैं, उसका अधिकार दिलाते हैं। और सरकार भी इसका संरक्षक होती है, ध्यान दीजिए, सरकार भी संरक्षक होती है। सरकार भी विभिन्न नियम बनाती है कि मूलाधिकारों का हनन ना किया जाए, संविधान संशोधन पास करती है। लेकिन जब इन सब के द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हमें न्याय नहीं मिलता है, जब इन सब के द्वारा हमें न्याय नहीं, देखते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, अब ये लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग के जाते हैं, यहाँ रिट दायर करते हैं, रिट दायर करते हैं। और यह हमें अधिकार भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट दायर कर सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अन्य मामलों में क्रम से जाएंगे, दीवानी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मूल अधिकारों की रक्षा के बारे में हम डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हैं, सरकार से भी सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं, समाज से भी लगा सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ये हमारी रक्षा नहीं कर पाते तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। अब आर्टिकल वाइज पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। आज हम आर्टिकल 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे राज्य, राज्य की परिभाषा, राज्य, स्टेट। हम प्रायः सुनते हैं कि राज्य, राज्य होता क्या है, राज्य कहते किसे हैं। तो
तो आर्टिकल 12 इसी संदर्भ में किया गया है कि आप जानें कि राज्य क्या क्या हैं, राज्य किनको किनको कहते हैं। जब आप जान जाएंगे तभी आपकी समझ में कुछ आगे समझ में आएगा। नहीं तो संविधान में जो क्या होता है, बार बार राज्य को ये अधिकार है, राज्य को ये अधिकार नहीं है, राज्य ये कार्य कर सकता है, राज्य ये कार्य नहीं कर सकता है। तो आप उस समय राज्य राज्य पढ़ेंगे, लेकिन राज्य है क्या जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, राज्य को हम कई पॉइंट में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला है, सबसे ऊपर क्या होता है, केंद्र, सेंटर। क्या होता है, सेंटर, केंद्र। केंद्र स्तर पर पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्र स्तर पर देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिवाइडेड किया है केंद्र। देश को शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्यों में डिवाइडेड किया गया। ये केंद्र है, समस्त भारत है, अखंड भारत है। उसके बाद शासन की सुविधा की दृष्टि से उसको राज्यों में डिवाइडेड किया गया है। तो सेंटर में कौन कौन सा राज्य होता है, संसद होता है। कौन कौन सा राज्य होता है, संसद, संसद होता है, पार्लियामेंट। केंद्र में कौन कौन होता है, संसद होता है। और कौन होता है, कार्यपालिका, जैसे केंद्र सरकार का। एक संसद होता है, पहला संसद होता है, और दूसरा क्या होता है, केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार होता है। दोनों क्या होते हैं, राज्य होते हैं, दोनों ही राज्य के अंतर्गत आते हैं। सेंटर अर्थात केंद्र में संसद भी आता है, नंबर 1, नंबर 2 केंद्र सरकार भी आता है। अब प्रश्न उठता है, संसद के 2 पार्ट होते हैं। अगर कहीं भी आ जाए, पेपर में कहीं भी आ जाए, क्या लोकसभा राज्य है या राज्यसभा राज्य है, तो हाँ, उसका उत्तर यस में होगा, क्योंकि इसके पार्ट हैं। ध्यान देना, संसद के 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। आगे आपको इसके बारे में जब संसद पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। तो क्या है, संसद और केंद्र सरकार सेंटर स्तर पर राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, स्टेट पर क्या होते हैं, यहाँ विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है, विधानमंडल। और क्या होता है, नंबर 1 विधानमंडल, और क्या होता है, राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारें होती हैं, दोनों होते हैं। जैसे केंद्र में संसद होता है, वैसे स्टेट राज्य में विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल होता है और राज्य की सरकारें दोनों होते हैं। अब विधानमंडल में भी 2 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। क्योंकि कभी कभी पेपर जब टफ बताता है, नॉर्मल अगर पेपर बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल बनाएगा तो क्या संसद ऑप्शन में देगा कि क्या फला फला कई संस्था देगा कि फला फला संस्थान राज्य हैं या नहीं। अगर संसद देता है तो नॉर्मल है, विधानमंडल देता है नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें लोकसभा राज्यसभा कर दिया या विधानसभा विधान परिषद कर दिया तो आप उसी में फंस जाते हैं। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकारें हो गया। अब जिला स्तर पर आते हैं, जिला स्तर पर भी होता है ना, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर तो भी होता है। वो भी क्या होते हैं, क्या होता है, जैसे जिला पंचायत हुआ, क्या हुआ, जिला पंचायत हुआ, यह भी राज्य होता है। और कौन कौन से हुआ, ग्राम पंचायत भी हुआ, ग्राम पंचायत, यह भी राज्य होता है। और नगर निगम भी मान लीजिए, नगर निगम भी, ये भी पंचायत होता है। इसी प्रकार जो और भी निर्माण होगा आगे, वो भी क्या होता है, राज्य होता है। जिला लेवल पर ये होता है। अब ध्यान देते हैं, प्राधिकारी, कुछ प्राधिकारी भी क्या होते हैं, सरकार के अंतर्गत आते हैं।
जो विधि उपविधि आदेश पारित करते हैं वे आते हैं। जो विधि भी पारित करते हैं, विधि उपविधि आदेश, विधि उपविधि आदेश जो लागू करते हैं वो क्या होता है? अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। जैसे मान लीजिए डीएम समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हो गया। डीएम समझिए, डीएम जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम हुआ, ठंडी का मौसम हुआ या गर्मी का मौसम हुआ, जब अधिक ठंड पड़ती है तो डीएम क्या करता है, जिस दिन मान लीजिए नाइट 2 बजे 3 बजे से ठंड पड़ना स्टार्ट हुआ और सुबह पहुँचते पहुँचते एकदम बहुत तेज़ हो गया, लगभग मौसम विभाग ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आशंका जताई कि ऐसे ही रहेगा। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ती है या ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश भी होने लगती है, तो मौसम विभाग के निर्देशानुसार और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए डीएम क्या करता है, विद्यालय बंद कर देता है कि कक्षा 5 तक, कक्षा 10 तक, ये छोटे बच्चे हैं, 3 दिन तक 4 दिन तक उनका विद्यालय बंद रहे। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में हो क्या हो गया, उसको आदेश माना जाता है, उसका लोग पालन भी करते हैं और संस्थाएं बंद भी रहती। ध्यान दीजिएगा, उसके पावर है, क्योंकि विद्यालय को बंद करने का पावर नहीं है, उस अधिकारी को है पावर दिया गया है, परिस्थितियों के अनुसार बंद कर सकता है। उसके विरुद्ध कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि डीएम साहब ने क्यों बंद किया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार तहसील स्तर पर भी तहसीलदार, एसडीएम जो भी होते हैं, प्राधिकारी, जो विधि उपविधि आदेश जो भी अस्थायी, वो क्या होते हैं, राज्य ही होते हैं। अब कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी राज्य का कार्य करती हैं। प्राइवेट संस्थाएं मान लीजिए जैसे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, यूनिवर्सिटी क्या हुआ, विश्वविद्यालय हुए, विश्वविद्यालय हो गए। इनको भी क्या होती है, राज्य से, सरकार से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है। इनके अंतर्गत क्या होते हैं, महाविद्यालय भी होते हैं, महाविद्यालय, इनकी शाखाएं होती हैं। कुछ महाविद्यालय होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको राज्य से सहायता मिलती है, वे भी क्या होते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कुछ कंपनियां भी होती हैं, कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। कौन से, जैसे गेल हुआ, भेल हुआ, और जैसे ये सरकारी जो बीएसएनएल हुआ, और क्या हुआ जो हमारा चल रहा है, एयरटेल हुआ, जियो हुआ। उसके बाद और बहुत सारी कंपनियां हैं। बैंक भी, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, इंडियन बैंक। इसी प्रकार तमाम बैंकें ये भी क्या होती हैं, राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, चूँकि सरकार से इन्हें सहायता मिलती है और ये हमारी क्या होती हैं, मदद करती हैं। वही संस्थाएं हमारी मदद करेगी विशेष रूप से, इनको सरकार से मदद मिलती है। सरकार डायरेक्ट नहीं आती, संस्थाओं के माध्यम से भी आती है। संस्थाएं सरकार को भी लाभ पहुंचाती हैं, सरकार से पैसा भी लेती हैं, सरकार को लाभ भी पहुंचाती हैं, और क्या करती हैं, आम जनता को भी लाभ पहुंचाती है। जैसे बैंकें हुई, पैसा कम पड़ता है तो सरकार से भी लेती हैं, अर्थात नियम और रेगुलेशन के अनुसार आरबीआई से जुड़ी होती है, उससे सरकार से क्या होता है, परमिशन अलाट होता है, उसके बाद उससे पैसा लेते हैं आरबीआई से या एसबीआई से, आरबीआई से। उसके बाद क्या होता है, हमें भी सहायता प्रदान करते हैं। इनसे सरकार का भी लाभ होता है और आम जनता को भी लाभ पहुँचाता है। ये सब क्या होती हैं, मीडिएटर के रूप में अच्छा कार्य करती हैं, मीडिएटर के रूप में।
मीडिएटर के रूप में अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है सभी, तो यही सब क्या है, राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमें ये ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ध्यान से एक एक चीज़ के बारे में हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे ही जब हम संविधान पढ़ना चालू करेंगे राज्य आ गया, राज्य कोई अधिकार है, राज्य कोई अधिकार नहीं है। राज्य वर्ड लेते ही ये सब माइंड में आ जाना चाहिए, केंद्र के अंतर्गत आ जाना चाहिए, राज्य के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत, प्राधिकारी के अंतर्गत, निजी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, सब आ जाना चाहिए। अब बचा हुआ है न्यायालय। न्यायालय क्या करता है? न्यायालय दो प्रकार के कार्य करता है, एक न्याय का भी कार्य करता है और एक प्रशासनिक कार्य करता है। दो कार्य करता है न्यायालय। यहाँ से देखते हैं न्यायालय। न्यायालय दो प्रकार के कार्य करता है, एक प्रशासनिक कार्य करता है और दूसरा न्याय का कार्य करता है। पहला न्याय का कार्य करता है, पहला न्याय का कार्य करता है, पहला न्याय का कार्य करता है, दूसरा प्रशासनिक कार्य भी करता है। जब आवश्यकता पड़ती है, देखती है कि हमारे प्रशासन के लोग क्या करते हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, प्रशासन के लोगों के बस की बात नहीं है, तब क्या करता है न्यायालय, वहाँ प्रशासनिक कार्य करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई घटना घटती है शहर में या बड़े लेवल पर घटना घटती है, जब वो केंद्र देखता है उसका न्यूज़बाजी, पेपरबाजी कुछ भी हो रहा होता है, तो न्यायालय देखता है कि हमारी सरकार उस पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कठोर कदम नहीं उठाती है, तो तुरंत न्यायालय स्वयं एक्शन लेता है। उस समय वो क्या करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। और न्यायालय का तो न्याय का उसका कार्य है, लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य करेगा तो क्या करेगा, प्रशासनिक कार्य जब करेगा, प्रशासनिक कार्य जब करेगा, जब वो प्रशासनिक कार्य करेगा तो राज्य होगा, राज्य होगा। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन भी बनता है, न्यायालय कब राज्य होता है, जब प्रशासनिक कार्य करता है। तो आप इतनी चीज़ों को ध्यान से करेंगे, पढ़ेंगे, और राज्य आते ही सबके आपके माइंड में चित्र बन जाना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिएगा और बार बार रिमाइंड करते रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है जो भी विधि क्या होगी, मूल अधिकार के विरुद्ध होगी। क्या होगी? जो भी विधि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगी, विरुद्ध होगी, वह क्या होगी, शून्य हो जाएगी। जो भी विधि क्या होगी, जो भी विधि या जो भी संशोधन कुछ भी होगा, क्या होगा, इसके विरुद्ध होगी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, अगेंस्ट होगा, और क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, आप पहले हम देखने का प्रयास करें कि विधि क्या होता है, थोड़ा प्रकाश डालते हैं, विधि समझ लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा देखते हैं कानून या विधि। जब संसद पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ जान लेते हैं कानून या विधि। कानून संसद बनाती है, संसद, और कौन बनाता है, विधानमंडल बनाता है, विधानमंडल। केंद्र में संसद बनाता है, राज्य में विधानमंडल बनाता है। और कौन कौन बनाता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति प्लस राष्ट्रपति, ये भी क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश, राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और कौन कौन होता है, जैसे कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका भी क्या करती है, विधि भी बनाती है, उपविधि भी बनाती है,
और क्या करते हैं, आदेश भी पारित करती है। और सुझाव भी देती है। क्या करती है, सुझाव भी देती है। कार्यपालिका भी विधि भी बनाती है, उपविधि बनाती है, आदेश भी पारित करती है, सुझाव भी देती है। कार्यपालिका कुछ हद तक भी कार्य करती है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, रूढ़ या प्रथा, परंपरा रूढ़ प्रथा भी कहीं न कहीं कानून का रूप लेती है। रूढ़ प्रथा परंपरा ये भी क्या करती है, कहीं न कहीं कानून का रूप लेती है, कानून या नियम का रूप लेती है। तो मोटे तौर पर इतने ही क्या होते हैं, विधि या कानून होते हैं। अब आपको आगे जब संसद विधानमंडल सब पढ़ाएंगे तो कैसे बनता है डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ यही जानिए, जैसे अभी पर जो विधि मूलाधिकार के विरुद्ध होगी वो शून्य हो जाएगी। तो विधि है क्या, विधि संसद और विधानमंडल में बनता है, राज्यपाल राष्ट्रपति कुछ हद तक बनाता है, कार्यपालिका भी कुछ हद तक बनाती है, रूढ़ प्रथा परंपराएं भी क्या होते हैं, कानून भी नियम कहीं न कहीं कानून और नियम का कार्य करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं धर्म संबंधी जो प्रथा होती है वह नियम का रूप लेती है, संस्कृति संबंधी होती है वह भी नियम का रूप लेती है इत्यादि। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर अपने। तो पहला पॉइंट क्या है, संविधान से पूर्व विधि। संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बन तैयार हुआ उसके पहले जो भी विधि रही होगी, जो भी विधि वैध थी, दो प्रकार की विधियाँ होती है, एक वैध होता है, दूसरा क्या होता है, अवैध। जो भी विधि क्या थी, वैध थी, अर्थात जो मूल हथियार के विरुद्ध नहीं थी वो क्या लागू हो गई। जब हमारा संविधान बना तो मूल हथियार के विरुद्ध ही नहीं, वैसे भी जो क्या थी हमारे संविधान के अनुकूल थी, अनुकूल थी अर्थात वैध थी, वह लागू हो गई। जो अवैध थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। चाहे मूल हथियार के विरुद्ध रही हो चाहे साधारण रूप में रही हो, हमारे संविधान के विरुद्ध उसको समाप्त हो गया। अब दूसरा पॉइंट है संविधान के बाद लागू होने वाली विधि। तो संविधान के बाद लागू वाली जो भी विधि मूल हथियार के विरुद्ध होगी, अगेंस्ट होगी, वह क्या होगी, शून्य हो जाएगी, वह शून्य हो जाएगी। जो भी क्या होगी मूल हथियार के विरुद्ध होगी वह जीरो हो जाएगी और क्या होगी, शून्य हो जाएगी। साधारण सी बात है। तो विधि और कानून आपने समझ ही लिया। अब देखते हैं, थोड़ा दिलचस्प मैटर है, आर्टिकल 368। चौथा पॉइंट है आर्टिकल 368। ये क्या होता है, जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 में ही क्या होते हैं, उनको प्रवेश दिला दिया जाता है, उसी में रख दिया जाता है। तो क्या हुआ, मूल हथियार में भी जो भी परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि जितने भी मूल हथियार बने हैं प्रारंभ में बनाया गया है वो समय समय पर लास्ट तक लागू होते रहेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, मूल हथियार में भी परिवर्तन होता है। और जब मूल हथियार में परिवर्तन होगा अर्थात संविधान में परिवर्तन होगा तो वह भी आर्टिकल 368 में क्या होगा, प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश करा दिया जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। जब प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि मूल हथियार संबंधी, और जबकि यहाँ दिया हुआ है मूल हथियार के विरुद्ध जो भी कानून नियम बनेगा वह शून्य हो जाएगा। और जो भी क्या होगा, हुआ भी है, होता भी है, तो उसको आर्टिकल 368 में डाल दिया जाता है। तो वैध कैसे होता है, वो तो अवैध हुआ। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 368 में जो भी संशोधित होकर डाल दिया जाता है वह कानून नहीं माना जाता है, संशोधन ही माना जाता है। क्या होता है, कानून नहीं माना जाता है, कानून या विधि नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है।
और क्या होगा, संशोधन ही माना जाता है, संशोधन ही माना जाता है। गलत लिखा, संशोधन ही माना जाता है। तो क्या होगा, जो भी 368 के तहत होगा विधि नहीं माना जाता है, संशोधन ही माना जाता है। जब विधि नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। यहाँ एक पॉइंट हो गया। अब एक मेन मुद्दा समझने की आवश्यकता है, आपको मैं वाद के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप बस शार्ट में पढ़िए, मैं बाद पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिए कि मूल अधिकार के विरुद्ध कोई भी विधि कहीं भी हो, कोई भी विधि हो, लेकिन उसके मेन ढांचा पर, मेन स्ट्रक्चर पर, अर्थात जिसे उसकी आत्मा कहते हैं, वो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार के क्या होता है, उसका मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पढ़ते हैं, संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा, अगर मूल ढांचा में परिवर्तन होगा तो वह क्या होगा, विधि शून्य मानी जाएगी, चाहे वो 368 के तहत हो, चाहे अन्यत्र कहीं भी हो। इस पर कई विवाद भी हुए हैं और कोर्ट ने निर्णय भी दिया है। और जबकि मूल ढांचा लिया कहाँ से जाता है, जोड़ा कहाँ से जाता है, संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा जाता है। आपको आगे बताएंगे, बस आप यही इतना समझिए। तो आर्टिकल 13 कंप्लीट हो गया। अब हम अगली आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 14।